बात कोई बड़ा प्लेयर कोई छोटा प्लेयर नहीं है, असल चीज़ है परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ज़ाहिर टीम जीत नहीं सकती, और टीम के साथ आप लोगों ने जुल्म किया है। और यार बांग्लादेश से आप अपने मुल्क में हार गए, वो यूएसए में आप यूएसए से हार गए, आयरलैंड में आप आयरलैंड से हार गए, अपने मुल्क में न्यूजीलैंड की सी टीम से आपने सीरीज ड्रॉ कर ली। आप पिछले साल 1.5 साल से देखें ना, आप क्रिकेट किस तरह की खेली है आपने। तो बात ये, लेकिन ये नहीं है कि किसी के साथ ज्यादती हो। मैं नहीं समझता कि नसीम शाह का ड्रॉप होना बनता था, कंप्लीटली अनफेयर डिसीजन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नसीम शाह को पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप किया गया है, तो ये फेयर है या अनफेयर है, और जिस तरीके से मैनेजमेंट कह रही है कि हमने जो है नसीम शाह को जो है रेस्ट दिया है, ड्रॉप नहीं किया टीम से। तो मेरे साथ है आमिर, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि वो बताएं कि क्या मतलब, यानी कि नसीम शाह को वाकई रेस्ट दिया गया या उनको टीम से ड्रॉप किया गया। अगर रेस्ट दिया गया तो क्या उनको रेस्ट देना बनता भी था या नहीं बनता था। तो आमिर से जानते हैं। अच्छा, रेस्ट देने की मुझे समझ नहीं आ रही ना कि क्यों रेस्ट दिया आपने। मतलब आप नसीम शाह को रेस्ट दे रहे हैं, क्यों रेस्ट दे रहे हैं। वो इतने अरसे बाद एक तो वापस आए थे, पिछले काफ़ी अरसे में वो पिछले वर्ल्ड कप में भी अनफिट रहे पूरे 50 ओवर के। उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने वापस आके T20 वर्ल्ड कप खेला। T20 वर्ल्ड कप खेला, उसके वो भी जून में खेला मेरे ख्याल से। जून के बाद जुलाई में कुछ नहीं था, अगस्त में एंड पे सीरीज़ स्टार्ट हुई है। 1.5 महीने के रेस्ट के बाद दोबारा टेस्ट में वो बड़े अरसे बाद वापस आए थे। एक टेस्ट खेल के सिर्फ एक इनिंग्स में बॉलिंग की है उन्होंने 25 से 30 ओवर। उसके बाद आपने नेक्स्ट टेस्ट में उन्हें फिर रेस्ट दे दिया। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि क्यों रेस्ट दिया गया। मतलब अगर बॉलर इतनी देर में थक जाता है तो फिर बॉलर तो नहीं है वो, फिर उसे घर बैठे फिर वो। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि ये मैनेजमेंट ने बस एम ही ड्रामा किया है कि जी रेस्ट दिया। असल चीज़ में इन्होंने ड्रॉप किया उसे, और ड्रॉप करने के पीछे जो मुझे रीज़न लगती है वो, या तो इन्होंने ये बैलेंस करने की कोशिश किया कि भाई शहीनशाह अफरीदी को ड्रॉप किया तो चलो इसी को भी ड्रॉप करो यार, एक बैलेंस रहेगा। देखो यार, दोनों के साथ जो है ना हमने एक जैसा सलूक किया, लेकिन बात ये एक जैसा तो फिर भी नहीं बनता। शहीनशाह अफरीदी अगर टीम से ड्रॉप हुआ है ना, तो उसके पीछे जो फैक्टर है वो उनकी परफॉर्मेंस और उनका एटीट्यूड है। नसीम शाह का तो अगर आप स्टैट्स देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब यानी कि नसीम शाह जो है उनकी परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं थी जितनी कि शहीनशाह अफरीदी की है। और नसीम शाह का तो सबसे बड़ा मसला बस ये रहा है कि वो पीछे जब 2023 के वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप था उसमें अनफिट हो गए थे। उसके बाद से उन्होंने कम बैक किया है। ये वर्ल्ड कप से पहले जाके जब उन्होंने सीरीज़ें खेली हैं, थोड़ा सा वार्म अप हुए हैं और वर्ल्ड कप खेला है। और तो वर्ल्ड कप में भी आप देख लें उनकी रिकॉर्ड बेहतर रहा है, कोई इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, वो भी आपके साथ स्टैट शेयर कर देंगे। तो कहने की बात यह है कि अब इसका इम्पैक्ट मैच पर जो नज़र आ रहा है, अभी तक जो मैच है पाकिस्तान की बॉलिंग डोमिनेट करती हुई नज़र आई है। लंच तक 6 विकेट्स हमने डाउन कर दिए हैं, लेकिन 26 फॉर 6 थे, और जब लंच हुआ तो तकरीबन 80 के राउंड हो गया था। 75 फॉर 6 हैं, तो यानी कि 50 रन्स की पार्टनरशिप हुई है। और उसके पीछे वजह क्या है, वो ये है कि आपके 2 बॉलर के बाद जो तीसरा बॉलर गेंद करने के लिए आया मोहम्मद अली, उससे वो बेचारे की अभी वो उतनी नहीं है, लाइनो लेंथ भी नहीं है, उतनी पेस भी नहीं है। तो अगर उनकी जगह नसीम शाह खेल रहे होते तो मेरा ख्याल है 70-80 तक पूरी बांग्लादेश की टीम आउट होकर घर जा चुकी होती। तो इसे कहते हैं गलत डिसीजन, इसे कहते हैं लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, कि आपको पता ही नहीं है कि मतलब आप मोहम्मद अली को खिला रहे हैं। मोहम्मद अली का पिछले टेस्ट में आप परफॉर्मेंस देख लें वो किस तरह की थी, और तो उसकी बेस पे आपको देख लेना चाहिए था नसीम शाह से कि अच्छी परफॉर्मेंस थी। रेस्ट तो बनता नहीं है, मुझे नहीं समझ आती। अब आमिर आपके साथ उनके स्टैट शेयर कर देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ड्रॉप करना बनता था या नहीं बनता था। तो व्यूअर्स, अब नसीम शाह के स्टैट्स आपके सामने रखता हूँ ईयर वाइज, वनडे, T20 और टेस्ट के। पहले टेस्ट के ले लेते हैं। तो टेस्ट में 2 इनिंग्स होती हैं 1 टेस्ट में। तो मैं आपको इनिंग्स वाइज बताऊंगा कि इन्होंने कितनी इनिंग्स में बॉलिंग की किस साल, और कितनी एवरेज रही, क्या इनका इकॉनमी रहा, क्या इन्होंने विकेट्स ली। तो 2019 में 4 इनिंग्स इन्होंने बॉल की, 8 विकेट्स ली, 3.4 का इकॉनमी रेट था और 32 की एवरेज थी। इसी तरह 2020 में 8 इनिंग्स इन्होंने बॉलिंग की, 12 विकेट्स थी, 3.6 का इकॉनमी रेट था और 37 की एवरेज थी। इस तरह 2021 में 1 इनिंग्स में बॉलिंग की, 0 विकेट थी, 5 का इकॉनमी रेट था। इसी तरह 2022 में 9 इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग की, 18 विकेट्स थी, 3.7 का इकॉनमी रेट था और 30 की एवरेज थी इनकी। इस तरह 2023 में इन्होंने 6 इनिंग्स में बॉलिंग की और 13 विकेट्स थी, 3 का इकॉनमी रेट, 24 की एवरेज थी इनकी। और 2024 में इन्होंने 2 इनिंग्स में बॉलिंग की, 3 विकेट्स थी और 3 का इकॉनमी रेट था और 33 की एवरेज थी इनकी। ये तो इनका था टेस्ट का इकॉनमी, टेस्ट का मुकम्मल स्टैट्स और
टोटल इनका स्टैट्स अगर देखा जाए टेस्ट का तो 30 इनिंग्स इन्होंने बॉल की हैं, 54 विकेट्स ली हैं, 3.6 का इनका इकॉनमी रेट रहा है और 33 की एवरेज रही है इनकी। अब अगर नज़र डाल लीजिए इनके ओडीआईज़ पर, तो ओडीआईज़ इन्होंने 2022 में 3 ओडीआईज़ खेले और 10 विकेट्स ली, 4.2 का इकॉनमी रेट था, 11 की एवरेज थी इनकी। इसी तरह अगर 2023 की बात की जाए तो इन्होंने 11 ओडीआईज़ खेले, 22 विकेट्स ली और 4.8 का इकॉनमी रेट था, 19.6 की एवरेज थी इनकी। अगर टोटल देख लिए तो 14 ओडीआईज़ खेले इन्होंने और 32 विकेट्स लिए हैं, 4.6 का इकॉनमी रेट है और 16.9 की एवरेज है इनकी ओडीआई। अब अगर इनका T20 के स्टैट्स देख लिए जाए ईयर वाइज तो 2022 में 16 इन्होंने T20 खेले और 14 विकेट्स ली, 7 का इकॉनमी रेट, 30 की एवरेज। और 23 में इन्होंने 3 T20 खेले, 1 विकेट, 8 का इकॉनमी रेट और 96 की एवरेज रही। और 2024 में 8 T20 खेले, 9 विकेट ली, 8.8 का इकॉनमी रेट और 29.6 की एवरेज रही इनकी। टोटल अगर देख लिया जाए तो 27 T20 खेले इन्होंने, 24 विकेट्स लिए हैं, 7.6 का इकॉनमी रेट है, 32.8 की एवरेज है इनकी। तो ये इनका स्टैट्स नसीम शाह के जिस तरीके के टेस्ट मैचेस के स्टैट्स रखे हैं कि लास्ट जो 2023 में उन्होंने 6 इनिंग्स में यानी कि बॉलिंग की है और उसमें उन्होंने 17 के राउंड एवरेज से जो है विकेट्स लिए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बॉलर जो है वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था। अब एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला है अभी 2024 में बांग्लादेश के अगेंस्ट और 3 विकेट लिए हैं इस टेस्ट में, एक इनिंग्स में बॉलिंग की है। तो बात यह है कि आप ऐसे लड़के को जो प्रीवियसली बेहतर परफॉर्म करता चला आ रहा है टेस्ट में भी, T20 में भी, ओडीआईज़ में भी, आप उसको कैसे टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। जहाँ तक शहीनशाह अफरीदी का ड्रॉप का मसला है वो तो ज़ाहिर है क्लियर कट हर बंदे को पता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा जो स्टैट्स देखेगा शहीनशाह अफरीदी के वो कोई बोल सकता है कि भाई यार ये से गलत ड्रॉप किया है। भाई हाँ, ये आर्गूमेंट लोग दे रहे हैं जी परफॉर्म तो बाबर भी नहीं कर रहा, अब्दुल्ला शफीक भी नहीं कर रहा, तो भाई हम तो उसके भी हक में हैं कि उन दोनों को भी बाहर कर दो। बात ये जो परफॉर्म करे वो टीम में रहे। बात कोई बड़ा प्लेयर कोई छोटा प्लेयर नहीं है, असल चीज़ है परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ज़ाहिर टीम जीत नहीं सकती। और टीम के साथ आप लोगों ने जुल्म किया है। और यार बांग्लादेश से आप अपने मुल्क में हार गए, वो यूएसए में आप यूएसए से हार गए, आयरलैंड में आप आयरलैंड से हार गए, अपने मुल्क में न्यूजीलैंड की सी टीम से आपने सीरीज ड्रॉ कर ली। आप पिछले साल 1.5 साल से देखें ना आप क्रिकेट किस तरह की खेली है आपने। तो बात ये, लेकिन ये नहीं है कि किसी के साथ ज्यादती हो। मैं नहीं समझता कि नसीम शाह का ड्रॉप होना बनता था, कंप्लीटली अनफेयर डिसीजन है नसीम शाह का ड्रॉप होना। और ख़ास तौर पर जब आप ये कहते हैं कि जी मोहम्मद अली खेल रहा है, ज़ाहिर है मोहम्मद अली तीसरा फास्ट बॉलर है ना, मीर रमज़ान ने तो खेलना था शहीनशाह अफरीदी की जगह। आप अच्छा अब आप कह दें कि जी नसीम शाह की जगह अबरार खिलाया है। भाई नसीम शाह की जगह अबरार नहीं खिलाना था, मोहम्मद अली की जगह अबरार को खिलाना था। मोहम्मद अली की प्रीवियस मैचेस में भी जिन लोगों ने बॉलिंग देखी है उन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट किया है कि यार उसका जो रनअप है ना उसी में प्रॉब्लम है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं है वो, यानी कि उसकी पेस भी कम है, अभी उसकी लाइनो लेंथ के भी इशू हैं। और वैसे भी मैंने उस लड़के को, मुझे नहीं पता उसका यानी कि जो उसके 3 डेज 4 डेज में क्या परफॉर्मेंसेज हैं, मैंने तो उसे PSL में गेंद करते देखा है। तो T20 के बेस में आप उठा कर लड़के को टेस्ट कैसे खिला सकते हैं। नसीम शाह ने तो सबसे ज़्यादा टेस्ट में अगर पाकिस्तान के किसी बॉलर ने रिसेंट पास्ट में बॉलिंग की है तो वो नसीम शाह ही है। नसीम शाह को तो टेस्ट से T20 की तरफ शिफ्ट किया, वरना पहले तो वो टेस्ट ही खेल रहे थे। तो मैं तो इसके समझता हूँ, मैं तो इसलिए समझता हूँ कि ये गलत डिसीजन है और ये हमें डिसीजन जो है ना इसकी जो रिजल्ट्स हैं हमें फेस करने पड़ सकते हैं इस टेस्ट मैच में। देखिए बिल्कुल फेस करने पड़ सकते हैं। उसकी वजह है कि आपने देखा कि जिस तरह फर्स्ट जो अर्ली ऑन हमने 6 विकेट डाउन किए 26 में उनके, उसके बाद जब मोहम्मद अली गेंद करने हैं, मतलब फर्स्ट ओवर वो कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था बॉलर थका हुआ है। मतलब आप फर्स्ट ओवर करने आए हो, इतने आप आराम से आ रहे हो, इतने मतलब इतने आराम से दौड़ रहे हो, मतलब आप फास्ट बॉलिंग करते हो, आप फास्ट बॉलर हो, टेस्ट में गेंद कर रहे हो। आपका प्लेयर पे अगर दबाव नहीं होगा तो आप प्लेयर आपको कुछ भी नहीं समझेगा, प्लेयर इजी खेलेगा। और मुझे तो वो शुरू से ही टेस्ट के बॉलर नहीं लगते। वो T20 के बॉलर हो सकते हैं, वनडे के बॉलर हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट के बॉलर नहीं हो सकते। उसकी वजह है कि मैं अभी देख रहा था उनकी ओवर में 4 गेंदें वो ऑफसाइड ऑस्टम पे कर देते हैं, 2 गेंदें विकेट के अंदर आती हैं, 6 की 6 गेंदें प्लेयर को खिलानी पड़ती हैं टेस्ट में विकेट लेनी है अगर आपने। तो बाहर की गेंद को तो बैट ही नहीं लगाएगा ऐसी सिचुएशन में बैट्समैन जब विकेट डाउन होंगी। तो ये मुझे समझ नहीं है कि क्या किया। और फेस इस तरह से करने पड़ सकते हैं कि 2 बॉलरों के बाद तीसरा बॉलर नहीं है आपके पास। आपने नसीम शाह के ऊपर प्रेफर दे के इसे खिलाया है मोहम्मद अली को,
मतलब मोहम्मद अली नसीम शाह से अच्छा बॉलर कब से हो गया। अगर इब्रार विकेट नहीं निकाल के देता तो ये पार्टनरशिप लंबी भी लग सकती है उनकी और टेस्ट में आपको नुकसान हो सकता है इसमें। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ये क्या कहते हैं, अगर खुरम शहजाद या मीर हमजा में से विकेट किसी ने निकाली तो हम टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे आगे। मुझे तो यही लगता है कि टेस्ट फंस जाएगा अगर ये तीसरे बॉलर की वजह से फंसेगा, और ये पुअर डिसीजन की वजह से ही होगा, और तो कुछ नहीं है। देखिए ना, अभी तो ये फर्स्ट इनिंग्स है। फर्स्ट इनिंग्स में ये है कि उन्होंने गलतियां की, उनके 6 बैटर 11 ओवर में आउट होकर चले गए। ऐसे ही है। अगले ज़हरा इनिंग्स में जब वो आएंगे तो वो ज़रूरी थोड़ी कि ये सेम मिस्टेक्स रिपीट करें। ऐसे ही। ज़ाहिर है अच्छी बॉलिंग थी खुरम शहजाद की, तो वो ज़ाहिर है उसके खिलाफ काउंटर स्ट्रेटजी बना के आएंगे, बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने पहला स्पेल निकाल लिया तो पार्टनरशिप लंबी जाएगी, क्योंकि आपके पास तो तीसरा बॉलर ही नहीं है जो विकेट निकाल के दे। तो अब देखना ये है कि मुझे नहीं लगता कि जो मोहम्मद अली हैं वो अपनी जो है वो जो टीम में जो शामिल होना है उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। इब्रार अहमद का जहाँ तक है वो बॉल अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो खेल भी अच्छा रहे हैं और बीट भी करवा रहे हैं। वो तो बेहतर बॉलर है, ज़ाहिर है उन काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने भी कम बैक किया है, तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो एक कोई ना कोई क्रूशल विकेट निकाल कर देंगे। अगर उन्होंने विकेट निकाल के दी फिर तो बांग्लादेश की सारी टीम 100 समथिंग पे जो है रैप अप हो जाएगी। अदरवाइज़ जो है वो इतना रन्स कर लेंगे कि फिर हमारे लिए भी मसला होना शुरू हो जाएगा सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि एक दिन तो पहले ही ज़ाया है। अगर आज बांग्लादेश खेलते खेलते टी तक चला जाता है तो ज़रा कुछ रन्स भी बना लेगा, तो फिर हमें भी कल आकर कुछ रन्स बनाने होंगे। फिर वही बात होगी कि लास्ट डे में फिर उन्हें खेलना पड़ेगा। अब लास्ट डे में फास्ट के लिए क्या रहता है, विकेट में स्पिनर को कितना मदद देते, कई फैक्टर होते हैं, फिर वो देखे जाएंगे। तो बहरहाल इस जो आज की वीडियो थी व्यूवर्स, उसमें जो हमारी ये डिस्कशन थी, जो मेन पॉइंट था वो यही है कि नसीम शाह को जो ड्रॉप करना था वो ड्रॉप करना नहीं बनता था। रेस्ट भी उनको नहीं दिया जा सकता था इसलिए कि वो ऑलरेडी रेस्ट कर रहे थे, और ड्रॉप इसलिए नहीं किया जा सकता था कि भाई उनकी जो प्रीवियस मैचेस हैं उनमें परफॉर्मेंसेज बहुत से बॉलरों से अच्छी थी। तो आप इस पर क्या समझते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।